नमस्कार साथियों, एग्जाम शाला के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी क्लास है अप्रैल महीने की, जिसमें हम 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जो भी आपके योजनाएं, अभियान, पुरस्कार से संबंधित जो भी करंट अफेयर है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपन आज। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक। ये विधेयक जो पारित हुआ है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या है विधेयक। देखिए, राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक की हम बात करें तो 2026 को विधानसभा में क्या हो गया है, पारित हो गया है। इसके रिलेटेड है तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में ये विधेयक लाया गया है कि भाई बच्चे कितनी उम्र तक के बच्चे काम कर सकते हैं दुकान वगैरह में, या फिर इनके ऊपर क्या क्या ये रखा है। तो देखिए, उम्र की अगर हम बात करें तो क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकान अथवा वाणिज्य संस्थानों में काम नहीं करवाने का प्रावधान है। कितना है? 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बालक हैं या बच्चे हैं उनको दुकान वगैरह में काम करने की अनुमति नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले जो थी वो कितनी थी, इससे पहले जो न्यूनतम आयु थी वो कितनी थी, 12 वर्ष थी। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, क्या बनता है कि जो हाल ही में राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक पारित किया गया है उसमें बच्चे की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई है, या फिर इससे पहले कितनी थी। तो पहले थी 12 वर्ष, अब नए विधेयक में कितनी कर दी गई है, तो वो कर दी गई 14 वर्ष। यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। आगे हम बात करते हैं कि वाणिज्य संस्थानों में रात्रि में भी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकेगा। कितने? 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों से रात्रि में काम नहीं लिया जाएगा। एक और क्वेश्चन बनता है कि पहले यह आयु कितनी थी, तो कितनी थी, ये थी आपके 12 से 15 वर्ष के बच्चे से आप रात्रि में काम नहीं करवा सकते हैं, जिसे अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, वो कर दिए 14 से 18 वर्ष की आयु तक इसमें कर दिए है। एक ही विधेयक से 2 क्वेश्चन आपने हाल ही में एसआई का एग्जाम दिया होगा जिसमें विधेयक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो क्या है कि विधेयक में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हो। रात्रि की हम बात करें 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों से आप रात्रि में काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि बजट 2026-27 में महिला शक्ति के लिए क्या घोषणा की गई है। वो घोषणा की क्या है कि महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण 50 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1 करोड़ रुपए। यह इंपोर्टेंट आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। इस योजना में पहले व्यय कितना था या कितना ऋण मिलता है, अब कितना मिलता है, कितनी बढ़ोतरी हुई, इस प्रकार के अधिकतर आप एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण 50 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1 करोड़ रुपए इसमें कर दिया है। आगे हम बात करते हैं आंगनबाड़ी सहित अन्य महिला कार्मिकों के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई। क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी वगैरह रहती है तो उनमें जो महिलाएं कार्य करती है तो उनका जो मानदेय उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो 10% की उसमें क्या की गई है, वृद्धि की गई है। आगे हम देखते हैं राजकीय महिला कर्मी के बच्चों की देखभाल के लिए कार्यस्थल पर मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन का निर्माण किया जाएगा। क्या है कि जो भी राजकीय महिला कर्मी है उनके बच्चों की देखभाल के लिए क्या रहेगा, मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन का इसमें निर्माण किया जाएगा। एक ही स्लाइड से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्या है, स्वयं सहायता समूह में ऋण कितना बढ़ाकर कितना कर दिया है, मानदेय में कितनी वृद्धि हुई है, और कार्यस्थल पर महिलाओं के बच्चों के जो राजकीय महिला होती है उसके लिए किसका निर्माण किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन का इसमें निर्माण किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि आपका जो मिशन हरियालो राजस्थान शुरू किया गया था उसमें क्या है कि 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। कितना? 50 करोड़ के पौधारोपण का उसमें लक्ष्य रखा गया था। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई अपन ने 2025 तक कितने पौधारोपण कर लिए या 2026 में अपना लक्ष्य कितना है इसके रिलेटेड। तो देखिए 2024 में 7 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य था, तो पौधारोपण कितने हुए, 7.22 करोड़ का हुआ, यानी कि इसमें अपन ने लक्ष्य हासिल कर लिया है।
वर्ष 2025 में 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हुआ कितना है 11.74 करोड़ रुपए। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई 2025 में कितने पौधारोपण हो गए, तो हो गए अपने कितने 11.74 करोड़। अब बात होती है वर्ष 2026 की। तो 2026 में अपना लक्ष्य कितना है, तो 10 करोड़ पौधारोपण का इसमें अपना लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वर्ष 2026 में कितने पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, तो कितने का रखा गया है 10 करोड़ का लक्ष्य इसमें रखा गया है। यह हो गया आपके 3 क्वेश्चन। हर स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। 2025 में टारगेट 10 करोड़ का था, कितना हुआ 11.74। 2026 में कितना टारगेट है, 10 करोड़ का टारगेट है। अब देखते हैं कितने पौधारोपण होते हैं। अब शुरू करते हैं, अपन अपने क्लास की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कुल कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कहां पर, कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में कुल कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 500, 550, 591 या 600, कितने स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत राजस्थान में कुल 591 क्या किए जाएंगे, ईवी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे, 591 स्टेशन। देखते हैं कि देखो प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उपभोक्ताओं के लिए एक नई सौगात है, क्योंकि आप देखते हैं हाल ही में ईवी को लेकर बहुत ही चल रहा है। गाड़ियां ईवी की, स्कूटर ईवी की, हर चीज ईवी की आजकल देखने को मिलती है। तो उसके लिए अपने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से 81.12 करोड़ रुपए, कितने 81.12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत हुई है। कितनी सहायता, किसकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। कितनी हुई है, 81.12 करोड़ रुपए की राशि इसमें स्वीकृत हुई है। प्रदेश में 262 स्थानों पर 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे, 591 स्थान की हम बात करें तो 262। अब ये जो 262 स्थान है, इनमें कौन किस किस को शामिल किया जाता है। पहला आपके जयपुर 112 स्टेशन, अजमेर 49 स्टेशन, उदयपुर 39 स्टेशन, कोटा 28 स्टेशन और हाईवे पर 34। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, यहाँ से बनेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा ईवी स्टेशनों के लिए कितना बजट घोषित किया गया है, कितना 81.12 करोड़ रुपए, और कितने स्थापित किए जाएंगे, तो कितने किए जाएंगे, तो 591 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यहां तक क्वेश्चन बनता है। ये डाटा इतना नहीं, पर अपन देख लेते 262 स्थान इन फ्यूचर पूछ भी ले क्वेश्चन में कहां पर होंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है पहला बजट कितना है और कितने ईवी स्टेशन होंगे। आगे हम बात करते हैं 27 से 29 मार्च 2026 को इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, कब से कब तक। 27 से 29 मार्च 2026 को कौन सा इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन है आपका भीलवाड़ा, गोवा, उदयपुर और गुवाहाटी। तो कहाँ पर किया गया इसका आयोजन, इसका आयोजन जो किया गया कहाँ पर किया गया है, उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। कब से कब तक, 27, 28 और 29 को। कहाँ पर, फील्ड क्लब उदयपुर। कहां पर किया गया, फील्ड क्लब उदयपुर में इंडिया बिल्ड एक्सपो का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5-on-5 फ्लैग फुटबॉल नेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। कौन सी, 5-on-5 फ्लैग फुटबॉल नेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण, 3 स्वर्ण व 1 रजत, 4 स्वर्ण, 2 स्वर्ण और 2 रजत। तो कितने पदक जीते हैं, तो इसका आंसर होगा आपके 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक किसने जीता है, राजस्थान ने जीता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। देखिए अब ये जो योजना है कहां पर आयोजित हुई थी, तो ये आयोजित हुई थी कहां पर, रोहतक हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था। किसका, 5-on-5 फ्लैग जो योजना है, प्रतियोगिता है, कहाँ आयोजित हुई थी, रोहतक हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था। अब हम बात करते हैं भागीदारी की।
तो 11 राज्यों ने इसमें भागीदारी की थी। राजस्थान का जो प्रदर्शन रहा है 3 स्वर्ण और 1 रजत राजस्थान का इसमें प्रदर्शन रहा था। अब हम बात करते हैं स्वर्ण की। तो 3 स्वर्ण की हम बात करें तो जूनियर बालिका वर्ग ने किसको हराया था? चंडीगढ़ को 7-6 से हराकर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। जूनियर बालक वर्ग ने कर्नाटक को हराकर 1960 से स्वर्ण पदक जीता है। और सीनियर पुरुष वर्ग ने बिहार को 6-0 से हराकर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो 3 स्वर्ण हो गए, जूनियर बालिका वर्ग, जूनियर बालक वर्ग और सीनियर पुरुष वर्ग। इन तीनों ने क्या जीता है? स्वर्ण जीता है। हम बात करें रजत की, तो सीनियर महिला वर्ग ने इस वर्ग में रजत पदक जीता है। किसने? महिला वर्ग ने इसमें जीता है। तो मेन क्वेश्चन बनता है राजस्थान का प्रदर्शन कितना रहा है? 3 स्वर्ण 1 रजत। कहाँ आयोजित हुई थी? तो रोहतक हरियाणा में आयोजित हुई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसके आधारित अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित अध्यादेश जारी करने वाला कौन सा विद्यालय है? वो है आपका कौन सा? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है? अजमेर की। अब अजमेर की हम बात करें तो यहां पर आपके बजट में घोषणा की गई है कि राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहां पर? अजमेर में दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पहले, तो पहला कहां पर? तो जोधपुर में पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित होगा। कहां पर? अजमेर में तो होगा दूसरा और जोधपुर में होगा पहला। और अध्यादेश जारी करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, जो कहां पर है? अजमेर में है। आगे हम बात करते हैं कृषि बजट 2026-27 से संबंधित निम्न में से असत्य कथन बताइए। कौन सा पूछा है? असत्य कथन बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है कृषि बजट 2026-27 की राशि 69,422.99 करोड़ है। कृषि बजट का कुल बजट में हिस्सा 11.36% है। और कृषि बजट जीएसडीपी का 7.55% है। और कृषि बजट में 7.59% की वृद्धि हुई है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका असत्य है? असत्य जो है आपका वो है कौन सा? कि कृषि बजट का जीएसडीपी का 7.55% हिस्सा नहीं होकर कितना है? यह है आपके 5.55% का हिस्सा है। ठीक है। टोटल बजट राशि 69,422 किलोमीटर, बजट कुल बजट का हिस्सा 11.36%। और कृषि बजट में इस साल जो वृद्धि हुई कितनी हुई है? 7.59%। जीएसडीपी का कितना हिस्सा है? तो 5.55%। ये आपके जीएसडीपी का इसका हिस्सा है। एक ही स्लाइड से 3 क्वेश्चन, हर ऑप्शन में एक क्वेश्चन बनता है। असत्य सत्य कितना है? बजट का कुल बजट में कृषि बजट का हिस्सा कितना है? परसेंट दे देंगे 4 ऑप्शन, तो अपना आंसर हो जाएगा 11.36%। कृषि बजट में इस साल कितनी वृद्धि हुई है? 7.5% की वृद्धि हुई है। तो हर एक ऑप्शन में आपका क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करते हैं ग्रीन बजट 2026-27 की। तो ग्रीन बजट 2026-27 के बारे में निम्न में से असत्य कथन बताइए। इसमें भी आपको क्या ढूंढना है? असत्य कथन इसमें से ढूंढना है। देखिए पहला ऑप्शन, ग्रीन बजट पहली बार 2025-26 में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा ऑप्शन, ग्रीन बजट 2026-27 में 33,475.53 करोड़ का प्रावधान है। तीसरा ऑप्शन, ग्रीन बजट का कुल बजट में हिस्सा 10.48% है और ग्रीन बजट में 20.18% की वृद्धि हुई है। पहले कृषि बजट की बात करी थी, अब हम ग्रीन बजट की बात कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है? तो वो असत्य आपका कौन सा? ग्रीन बजट का कुल बजट में हिस्सा 10.48% नहीं होकर कितना है?
5.48%। कितना है? 5.48% वृद्धि। इसमें भी वही 3 क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रीन बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था, तो कब किया गया था? 2025-26 में। ग्रीन बजट 2026-27 में कितने करोड़ का प्रावधान है? तो 33,475.33 करोड़ रुपए। ग्रीन बजट का कुल बजट में हिस्सेदारी कितनी है? तो 5.48%। और अगला क्वेश्चन बनता है ग्रीन बजट में कितनी वृद्धि हुई है? तो 20.18% की इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। हम बात करते हैं ग्रीन बजट का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और हरित राजस्थान को क्या करना है? बढ़ावा देना है। प्रथम ग्रीन बजट की शुरुआत 2025-26 में हुई थी। कुल व्यय की बात करें तो कितना? 33,475.33 करोड़। इसमें योजनाओं पर व्यय की हिस्सेदारी की हम बात करें कि जो ग्रीन बजट की योजना है उसमें कितना व्यय हुआ, तो कितना हुआ है? 12.74% का क्या है कि योजनाओं पर व्यय है। किस पर? जो भी योजना है उन पे व्यय है। कुल बजट में हिस्सेदारी 5.48% और वृद्धि है कितनी? 20.18%। हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट 2026-27 से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आर्थिक समीक्षा से भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अपन को हर चीज बारीकी से याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं केंद्र सरकार की राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने हेतु शुरू की गई कौन सी शासकीय योजना का पूरा नाम क्या है? कौन सी शासकीय योजना का पूरा नाम क्या है? स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल स्कीम इन इंडिया, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टेट असिस्टेंस स्कीम फॉर कैपिटल इंक्रीज, स्पेशल कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो शासकीय योजना का पूरा नाम जो है वो क्या है? स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है? स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य कि राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है। क्या है कि राज्यों का जो पूंजीगत व्यय होता है उसको बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। प्रारंभ की हम बात करें योजना कब? 2020-21 की है। कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों की आर्थिक मदद करने के लिए योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी। अब हम बात करते हैं इस योजना में राजस्थान को प्राप्त कितनी 2025 में कितनी प्राप्त हुई थी? तो 10,548 करोड़ रुपए राजस्थान को इस योजना से प्राप्त हुए थे। इसमें क्या है? ऋण की जो प्रकृति रहती है वो क्या रहती है? 100% ब्याज रहित ऋण इसमें रहता है। जो भी राशि आपको प्राप्त होती है यानी कि राजस्थान को प्राप्त होती है उसमें 100% ब्याज रहित ऋण रहता है, यानी कि ब्याज उसका लगता नहीं है। उद्देश्य हम देख सकते हैं कि राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक वृद्धि को गति देना और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य। कौन सी? शासकीय योजना। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान में राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादों को कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? कौन सी योजना है? राजस्थान में जो राज्य सरस सुरक्षा कवच योजना है उसके अंतर्गत जो दूध उत्पादकों हैं उनको कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। तो कितना दिया जाता है? वो दिया जाता है कितना? 5 लाख रुपए का इसमें मुआवजा दिया जाता है। किनको? दूध उत्पादकों को इसमें 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है। हम बात करते हैं राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना की। इस योजना में दूध उत्पादकों की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए। ये याद रखना है, दो दिए हुए कि या तो मृत्यु हो जाती है या फिर पूर्ण स्थायी विकलांगता होती है तो कितने? 5 लाख रुपए का, तथा आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर कितना? 2.5 लाख रुपए की बीमा राशि इसमें दे है। दोनों याद रखना है, पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर कितने? 2.5 लाख रुपए का इसमें बीमा राशि दी जाती है। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का 9वां चरण 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक लागू किया गया था। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आजकल हर एग्जाम में क्वेश्चन
योजनाओं वगैरह से आ रहे हैं, तो इसमें फिक्स नहीं है कि भाई 6 महीने का ही करंट आएगा या फिर साल भर का ही आएगा, या हो सकता है 1 महीने पहले का ही आ जाए। इसलिए हम इस योजना को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि इसमें डाउट रहता है कि भाई मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर कितना है, तो 5 लाख, और आंशिक स्थायी विकलांगता पर कितना है, तो 2.5 लाख की बीमा राशि इसमें दी जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में 70 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? कौन सी? मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में 70 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला ऑप्शन है आपके कचनार चौधरी, दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़, अरुण चौधरी और अश्विनी बिश्नोई। तो जो एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप उसमें किसने जीता? वो जीता था किसने? अरुणदत्ती चौधरी ने। किसने जीता था? अरुणदत्ती चौधरी ने मंगोलिया में क्या जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। किसने? अरुणदत्ती चौधरी ने। देखिए अरुणदत्ती चौधरी हम बात करते हैं तो कहां से? राजस्थान के कोटा शहर से अरुणदत्ती चौधरी बिलोंग करती है। अब हम बात करते हैं कि चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी। ये कहाँ हुई थी? उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ था, जहां पर अरुण चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता और भार वर्ग कितना? 70 किलो भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अब इन्होंने क्वेश्चन देखो यहां से भी बनता है कि अरुणदत्ती चौधरी ने किसको हराया और उनका किससे था। तो उन्होंने फाइनल में किसको? कजाकिस्तान की बॉक्सर खेत सईदिश को 4-0 से हराकर यह जीत दर्ज की है। किनको? खेत सईदिश को 4-1 से हराकर इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कहां पर आयोजित हुई थी? उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित हुई थी। किसने जीता? अरुणदत्ती चौधरी ने, जो कि कोटा से बिलोंग करती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जयपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में निम्न में से गलत कथन है। इसमें जयपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में निम्न में से गलत कथन है। पहला ऑप्शन है आपका मेट्रो फेज 2 प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक बनेगी। दूसरा ऑप्शन है आपका इसकी लागत 13,037.66 करोड़ रुपए है। इसकी कुल लंबाई 22.8 किमी होगी। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? 50% इसकी हिस्सेदारी है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है? सॉरी ऑप्शन गलत है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई 22.8 किलोमीटर नहीं होकर कितनी? 41 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। कितनी होगी? 41 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। राजस्थान को बड़ी सौगात जयपुर मेट्रो फेज 2 का घोषणा हुई है। कितना बजट है? 13,037 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कहां से कहां तक है? तो प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक होगी। कितनी लंबी है? 41 किलोमीटर है। कितने स्टेशन होंगे? 36 स्टेशन इसमें होंगे। ये आप दे सकते हैं जयपुर मेट्रो फेज का इसमें बनाया हुआ है। कितना किलोमीटर है? 41 किलोमीटर। ठीक है। कहां से कहां तक? प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक। 13,037 करोड़ का इसमें बजट है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल सफीना हुसैन ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अपनी नवाचारी मॉडल की शुरुआत किन जिलों से की थी? भाई जो सफीना हुसैन है इनको टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल किया गया है। तो राजस्थान सरकार के साथ मिलकर इनका जो नवाचारी मॉडल है उसकी शुरुआत राजस्थान के किन जिलों से की गई थी? पहला ऑप्शन है आपका जयपुर जोधपुर, पाली जालौर, सिरोही बीकानेर और धौलपुर करौली। देख सकते हैं आप सफीना हुसैन द वुमेन ऑफ द ईयर। तो कहां से शुरू की थी? तो इन्होंने जो अपनी मॉडल की शुरुआत की थी कहां से की थी? पाली और जालौर डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने अपने मॉडल की शुरुआत की थी। अब इनका मॉडल क्या था? इनका जो मॉडल था एजुकेट गर्ल्स के नाम से आप जानते होंगे, एक संस्था चलती है, तो उन्हीं की संस्थापक है। किसकी? एजुकेट गर्ल्स की जो संस्था है उनकी संस्थापक कौन है? सफीना हुसैन। तो टाइम पत्रिका ने अपनी वीमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में इनको शामिल किया है। किसने? टाइम पत्रिका ने। इंपॉर्टेंट इसलिए कि एजुकेट गर्ल्स का आजकल आप देखते हैं हर गांव शहर में आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या है कि सफीना ने पिछले 2 दशक में भारत के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में 20 लाख से अधिक स्कूल से बाहर रही लड़कियों को
शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में सफलता हासिल करी है। महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर हम आप देखते हैं तो 20 लाख से अधिक जो स्कूल से बाहर रही लड़कियां, उन सबको इनसे जोड़ने में क्या इन्होंने सफलता हासिल की है। तो इनके इसी काम के लिए इनको वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में शामिल किया गया है। एजुकेल गर्ल्स ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर जो अपने नवाचारी मॉडल है, कहाँ से शुरुआत की थी? सबसे पहले पाली और जालोर से इन्होंने शुरुआत करी थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने राजस्थान के किन शहरों को भूजल संकट में बेहद जोखिमपूर्ण श्रेणी में रखा है? किसमें रखा है? बेहद जोखिमपूर्ण श्रेणी में रखा है। पहला ऑप्शन है आपका जयपुर कोटा, दूसरा जोधपुर कोटा, तीसरा जयपुर जोधपुर और चौथा कोटा उदयपुर। तो किस श्रेणी में, या सॉरी बेहद जोखिमपूर्ण श्रेणी में कौन से जिले शामिल है? तो वो है आपके कौन से? जयपुर जोधपुर को आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने भूजल संकट में कौन सी श्रेणी में रखा है? तो बेहद जोखिमपूर्ण श्रेणी में रखा है। किनको? जयपुर और जोधपुर को। देखिए आईआईटी के रुड़की के शोधकर्ताओं ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 54 प्रमुख शहरों पर किए गए अध्ययन में भूजल संकट के प्रति गंभीर आग्रह किया है। रिपोर्ट के अनुसार 1996 से 2023 के बीच इन 54 में से 23 शहरों में भूजल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कब से कब तक? 1996 से लेके 2023 तक जो 54 शहर टारगेट की गई, उनमें से 23 को भूजल स्तर में काफी गिरावट दर्ज की गई है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से शहर इसमें शामिल है। इन 54 में से राजस्थान के जो शहर शामिल है, कितने शामिल है? 3। कौन से? बेहद जोखिमपूर्ण की अगर हम बात करें तो जयपुर और जोधपुर, और संकटग्रस्त की हम बात करें तो कोटा इसमें शामिल है। मतलब कोटा का भी जलस्तर इसमें कम है। जोखिम की हम बात करें तो कौन सा है? जयपुर जोधपुर राजस्थान के 3 शहर इसमें शामिल है। आगे हम बात करते हैं 7 अप्रैल 2026 को पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? कौन सा? पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित हुई थी? जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर। तो कहां पर आयोजित हुई थी? ये आयोजित हुई थी कहां पर? जयपुर में आयोजित हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कृषि मंत्री अपने केंद्र सरकार में शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में कृषि का रोड मैप तैयार किया गया है। ठीक है, देखिए कब से कब तक? 7 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन हुआ था। कहां पर? जयपुर में। अध्यक्षता किसने करी थी? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी अध्यक्षता करी थी। प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है पहल के अंतर्गत राज्य में अपनाई गई सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पर विशेष प्रस्तुतिकरण दिया। कौन सी पहल है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है? एक पहल है। किसकी? मंजू राजपाल द्वारा। किसकी? मंजू राजपाल के द्वारा, जो कि क्या है अपने प्रमुख शासन सचिव है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पहल के तहत इसका आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागी राज्य की हम बात करें तो गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 5 शहर इसमें शामिल है। पश्चिम जोनल है। कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस है। तो इसमें आपके पश्चिम के गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसमें सहभागिता लेंगे। कहां पर आयोजित हुई? जयपुर में। कब हुई थी? 7 अप्रैल 2026 को। किसके अध्यक्षता में? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। थार सांस्कृतिक सर्किट के संबंध में असत्य कथन बताइए। यह आपका बजट का क्वेश्चन है। किसका? थार सांस्कृतिक सर्किट के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो पहला ऑप्शन है थार सांस्कृतिक सर्किट का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति को पहचान देना। इस सर्किट में पाली, सिरोही और नागौर को शामिल किया गया है। इस पहल को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। तो थार सर्किट के बारे में असत्य कथन है तो कौन सा है? इसमें जो असत्य कथन है वो आपका बी ऑप्शन है। इसमें पाली, सिरोही, नागौर को शामिल नहीं किया गया। किसको शामिल किया गया है? जोधपुर, जैसलमेर इनको शामिल किया गया है। इसको बजट घोषणा के तहत प्रमुख जिलों को, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर और बीकानेर,
इन जिलों को थार सर्किट में शामिल किया गया है। किनको? जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर और बीकानेर, इन जिलों को क्या किया गया है? थार सर्किट में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, मिस ग्लैम राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता है? कामना राजपुरोहित, अंशिका गुप्ता, बुशरा खान और हर्षिता पांडे। तो मिस ग्लैम राजस्थान 2026 का खिताब जीता है, किसने जीता है? अंशिका गुप्ता ने यह खिताब जीता है। किसने जीता है? अंशिका गुप्ता ने। किस खिलाड़ी को राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया? कौन सा? किस खिलाड़ी को राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन आपके रवि बिश्नोई, अवनी लेखरा, निर्मला भाटी और मोना अग्रवाल। तो किसको किया गया है? कौन सा? राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 वो दिया गया है किसको? अवनी लेखरा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब अवनी लेखरा की हम बात करें, सबसे पहले शहर कौन सा है? जयपुर से। खेल कौन सा है? पैरा निशानेबाज है। इनको राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। इनकी उपलब्धियों की हम बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक 2026 में इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही इनको पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको 2021 में मिला था। और अरावली सम्मान अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि अरावली सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। इनके बारे में जितना पढ़ो उतना ही कम है। इनसे रिलेटेड हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल करी है उससे अपने राजस्थान का नाम बहुत रोशन हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण जीता, कांस्य जीता, पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, पद्मश्री 2022 इनको मिला। तो बहुत सारी उपलब्धियां इनके बारे में कहाँ से? जयपुर से है। क्या है? पैरा निशानेबाज है। अगला क्वेश्चन, पैरा एशिया कप व श्याम सुंदर स्वामी के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। क्या है? कि पैरा एशिया कप व श्याम सुंदर स्वामी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पैरा एशिया कप का आयोजन चीनी ताइपे में हुआ। श्याम सुंदर ने टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता और व्यक्तिगत स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इसमें आपके कौन सा ऑप्शन असत्य पूछा है? तो कौन सा असत्य है? इसमें आपका सी ऑप्शन इसमें असत्य है। व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल नहीं जीत के कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। चीनी ताइपे में आयोजित पैरा एशिया कप तीरंदाजी में खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी क्या है? पैरेंद्र कहां से? बीकानेर से है। एक गोल्ड मेडल जीता टीम स्पर्धा में तोमन कुमार के साथ। एक ब्रॉन्ज मेडल जीता व्यक्तिगत स्पर्धा में, कौन सा जीता है? ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। लगातार दूसरी बार टीम इवेंट में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और पिछले वर्ष थाईलैंड में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये भी क्या है? पैरा तीरंदाजी है। कहां से? बीकानेर से। इनके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। का इसके रिलेटेड मुख्य बातें अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा के लिए पिंक गाइड ऐप किसने लॉन्च किया? कौन सा? पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा के लिए पिंक गाइड ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजस्थान पर्यटन विभाग, जयपुर पुलिस, भारत सरकार और नगर निगम भरतपुर। तो किनके द्वारा किया गया है? तो यह जयपुर पुलिस की एक एप्लीकेशन है पिंक गाइड ऐप, जिसके माध्यम से जो भी पर्यटक वगैरह आते हैं तो उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। हमने 1 से 10 अप्रैल तक के करंट अफेयर को डिस्कस किया था। आगे और ऐसी अधिक वीडियो के लिए एग्जाम साला के साथ जुड़े रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।